जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में अपने आज दो चैप्टर के दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं, वो भी चलते चलते संजीवनी बूटी के अंदर आज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक के दूसरे चैप्टर के पहले प्रश्न से। और प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई दो कार्य बताइए। तो एक काम रहा कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना और दूसरा मतदाता सूची बनाई। दूसरा एक प्यारा सा प्रश्न है कि शुरुआती दो चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने कौन सा तरीका है वो चुनाव के लिए अपनाया। एक अच्छा प्रश्न निकल सकता है ये भी कि जो मतपत्र है जिसको हम बैलेट पेपर बोलते हैं, उसके ऊपर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह है वो अब अंकित किया जाने लगा और मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। 2004 से ही ईवीएम जो मशीन है वो आ गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहने के क्या कारण है। अगर कोई एक कारण पूछे तो आप लिखेंगे सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग। सार्वभौम का मतलब आपको अच्छे से पता है ही, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देना। तो एक पूछे तो सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग, और अगर एक से ज्यादा पूछ ले तो आप लिख दीजिएगा दूसरा भी मतदाताओं की विशाल संख्या थी, तीसरा गरीब और निरक्षर मतदाता होना, और चौथा चुनाव हेतु संसाधनों की कमी होना। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अभी अभी अपनों ने जो पढ़ा ना भी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, वहीं से ये प्रश्न निकल कर आता है भी 1952 के पहले आम चुनाव में भारत में सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग सफल रहा। इससे यह साबित हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में भी कराए जा सकते हैं, और साथ में यह भी साबित हुआ कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल है वो किया जा सकता है। तो यह इस प्रश्न का आंसर रह जाएगा। इसी कड़ी में कि भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। चाहे आपसे प्रश्न इस रूप में पूछ ले भी कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के क्या कारण थे। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये भी। तो पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं का जनता के अंदर अधिक लोकप्रिय होना। एक तो इस वजह से कांग्रेस बार बार जीत रही थी, और दूसरा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके पास गांव तक फैला हुआ उसका राजनीतिक संगठन है, यानी पार्टी का जो संगठन रहा। अब एक दो छोटे क्वेश्चनों के ऊपर भी बात कर ले कि भारत में आजादी के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली है वो अपनाई गई। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो उसका उत्तर रहेगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। और आपसे एक शब्द में भी पूछा जा सकता है भी गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसी कड़ी में इस चैप्टर के जो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसको आप जरूर थोड़ा सा देख लेना। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी जो पेज संख्या 37 के ऊपर दिया है, थोड़ा सा मैटर उसका देख लीजिएगा भी। 1935 में तो जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही काम है वो किया, और दिसंबर 1941 में ये उनसे अलग हो गए थे। और आपको ये भी पता है भी पहले आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसको 16 सीटें हैं वो मिली थी। इसके कुछ प्रमुख नेताओं के नाम ध्यान रख सकते हो भी, A.K. गोपालन डांगे और P.C. जोशी, अजय घोष और सुंदरैया का नाम आता है। एक दो नाम अगर आपके याद रह जाए। और आपको पता है फिर चीन और सोवियत संघ के बीच वाली विचारधारा का अंतर होने के बाद में भी 1964 के अंदर ये पार्टी भी टूट का शिकार हो गई थी। इसमें जो सोवियत संघ की विचारधारा के साथ रहे वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, और जो चीन की विचारधारा वाले थे उन्होंने अलग से अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी जो CPIM जिसको कहते हैं वो बना ली थी। तो इतना सा ये देख लें। और साथ में आप चाहें तो समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी में 2 डिफरेंस है वो भी देख लीजिएगा।
आप चाहें तो कोई भारतीय जनसंघ की आप विचारधारा देख सकते हो भी किस प्रकार की विचारधारा है। अब बात करते हैं आपका जो 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना वाला, उससे भी आपको पता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैंने आपको यह भी कहा था भी इस चैप्टर से 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो अगर आप 2-2 नंबर वाले भी तैयार कर लेते हो तो 3 नंबर वाला अपने आप ही क्लियर है, वो हो जाता है। इसमें एक तो है पेज संख्या 88 के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है गैर कांग्रेसवाद, तो आप उस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा गैर कांग्रेसवाद क्या है भी, कांग्रेस से जो विरोधी जो पार्टियां थी उन सब ने मिलकर अपना एक गठबंधन बना लिया था ताकि कैसे भी करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जाए, और राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम है वो दिया था। तो और इसी कड़ी में 91 नंबर पेज पर एक दल बदल का टॉपिक है भी। 1967 के चुनाव की एक खास बात थी दल बदल, आया राम गया राम वाला उदाहरण भी आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा किस प्रकार किसी एक सिंबल से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा और उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पार्टी के अंदर है वो चला जाता है। उससे जुड़ी हुई ये थोड़ी सी बातें हैं 2-4 लाइन में, ये दल बदल वाला देख लेना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक है बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पेज संख्या 92 के ऊपर नीचे नीचे एक लाइन है कि 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने आगे किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी। इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा 92 नंबर पेज पर नीचे नीचे, कि एक साधारण से सत्ता संघर्ष को इंदिरा गांधी ने विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया था और अपनी नीतियों को वामपंथी रंग देना स्टार्ट कर दिया था और 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए थे। बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, शहरी संपदा आय का परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ये बहुत से जो काम किए गए ये चीज आप इसके अंदर ऐड है वो कर सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलता है। और इसी कड़ी में पेज संख्या 94 के ऊपर प्रीवी पर्स की समाप्ति वाला जो टॉपिक है इसको आप देख लीजिएगा भी। प्रीवी पर्स किसे कहते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं को फिर आगे के लिए कुछ भत्ता है वो देना था, वही कहलाता था प्रीवी पर्स, और उसको किस प्रकार से समाप्त किया गया, तो इस आपको बॉक्स को अच्छे से करना है। और इसी कड़ी में इस चैप्टर के लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा। जो 7वां प्रश्न है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, और 9वां जो क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई थी। तो इन क्वेश्चनों को भी आप थोड़ा सा है वो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो अपने पास जितना टाइम बचा है बस मेन जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज है वो आप अच्छे से कर लें जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी को नाम दिया है मैंने संजीवनी बूटी। तो इसी प्रकार अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू है वो रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।